हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन जो था विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल, वो सबके रिलेशन के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस और सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। ठीक है, अगर कोई सेल में या फिर कोई डिवाइस में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस था जिसको हमने सेल बनाया है, उसमें क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा था। ओके, जो फिर कन्वर्ट हो रहा था, हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऑपोजिटली एक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उससे कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा समझ में क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने तो ये बोल दिया कि अगर कोई डिवाइस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है तो हम उससे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस विच either in its molten state or in aqueous solution carries electricity। अगर कोई सब्सटेंस अपने मोल्टेन स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में था, हम उसको डायरेक्ट मेल्ट कर दिए, ठीक है, आइदर मोल्टेन स्टेट में और इन एक्वस सोल्यूशन लेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट को, उस सब्सटेंस को, और वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो उसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो मोल्टेन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है तो हम उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट। आए समझ में? तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई करके हम वो जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, उसमें करंट फ्लो करके हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे करा है करंट फ्लो करके, अभी इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये डेफिनेशंस लिख लो, फिर डायग्राम बना के ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लिखो। हो गया? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले एक बीकर जैसा स्ट्रक्चर लेना है जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ओके, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रो लिया है, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रो लिया है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो है, इसमें हमने कुछ लिक्विड चीज भरा हुआ है। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर लिया है। यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है उसको हमने
यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े हुए थे, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट होता है। कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट नहीं होता, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो ऑपोजिट है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा हुआ है कि वहां पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो एनोड था और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये चीज डिफर करता है। यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड एसोसिएटेड है वो है हमारा कैथोड, ओके। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड एसोसिएटेड है वो है हमारा एनोड, ओके। आया समझ में? कैथोड कौन है, एनोड कौन है, ठीक है। तो वहां पे और एक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। वो चीज यहाँ पे भी लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब ये यूनिवर्सल है कि अगर एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और अगर कैथोड है तो वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है और उसमें मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। इलेक्ट्रोड को हमने डीप किया, ओके। तो पहले जब हमने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, उस केस में जो आयंस थे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो क्या करते हैं, वो हाइपरजॉइंटली इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल के क्या बैटरी लगा के वहाँ पे करंट सप्लाई करते हैं हम, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में ये जो यहाँ पे आयंस थे इधर उधर मूव कर रहे थे, अभी वो इधर उधर मूव नहीं करते। अभी क्या होता है, अभी जितना भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड है, तो सारे पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाते हैं, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव आयन को हमने नाम दिया है कैटायन, ओके। नेक्स्ट, तो जितना भी नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव आयन वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड, क्योंकि नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम नेगेटिव आयन का नाम दे रहे हैं एनायन, ओके। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ और फिर आयंस जो है वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जाने लगे। जाने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड के पास जाता है, ठीक है। तो कैथोड वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जो भी पॉजिटिव आयन उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा वहां पे क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। अगर वो एक मेटल है, ठीक है, अगर वो एक मेटल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होने के बाद वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। आया समझ में? अगर सॉलिड रहा, मेटल रहा, तो वो न्यूट्रल होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज मतलब अपना चार्ज वो लूज कर दिया, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये था सॉलिड और मेटल। अगर कुछ गैस हुआ, गैस रिलीज हुआ तो वो क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट, नेगेटिव आयन जो है वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव आयन मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां लूज कर देगा, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन वहां लूज करके वो क्या करेगा, न्यूट्रल बन जाएगा।
आइदर न्यूट्रल बन के वैसे रहेगा अगर वो स्टेबल है तो, ठीक है। अगर न्यूट्रल बनने के बाद वो स्टेबल नहीं है तो अपने अंदर वो फिर से कुछ रिएक्ट करेगा स्टेबल बनने के लिए। इसको अभी हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कोई भी हो, कैटायन हो या एनायन हो, जो पहला स्टेप है उसका जिसमें वो डिस्चार्ज हो रहा है, अपना चार्ज लूज कर रहा है, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, वो है हमारा प्राइमरी चेंज। अगर वहां पे वो स्टेबल नहीं है आफ्टर प्राइमरी चेंज तो क्या करेगा, वो अपने बीच अपने दूसरे एक एटम के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और वो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ओके। और वहां पे देखेंगे कि एनोड में क्या निकल रहा है, कैथोड में क्या निकल रहा है, ठीक है। एसएमएस में क्या क्या हो रहा है, ओके। इसको बना लो, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन स्टेट में उसको ले रहे हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करेंगे तो कैथोड में कुछ रिएक्शन होगा, एनोड में कुछ रिएक्शन होगा, कैथोड में कुछ लिबरेट होगा, एनोड में कुछ लिबरेट होगा। लेकिन वो जो लिबरेशन होगा, क्या क्या प्रोडक्ट निकलेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, क्या क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, पहला है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ओके, और इसको हम बोल सकते हैं नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है, ये नॉन अटैकिंग हुआ, नेक्स्ट है हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोड, ओके। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है, जो कि नॉन अटैकिंग है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, हम पहले भी पढ़े हुए हैं। वो इलेक्ट्रोड है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ओके। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या करता है, दिस एक्ट्स एज ए सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो आइदर एक सोर्स, इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स के हिसाब से एक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, ओके, और सिंक के हिसाब से एक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आके छोड़ के डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है अटैकिंग इलेक्ट्रोड। अटैकिंग इलेक्ट्रोड क्या करता है, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस थिंग है कि अगर हम नॉर्मली कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरिड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा प्रोडक्ट कुछ निकलेगा क्योंकि वो हम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बेस करके निकाल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चीज है, अगर इलेक्ट्रोड भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। अभी हो सकता है वो भी क्या प्रोडक्ट के हिसाब से आइदर एनोड और कैथोड से निकल सकता है, ओके। तो ये है हमारा फैक्टर जो क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड और अटैकिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब
हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो नेचर का मतलब है कि वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है मतलब एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा, तो वो एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में उसका क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आया समझ में? इतना लिख लो, फिर हम नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में है हमारा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप में ले सकते हैं। पहला मोल्टेन स्टेट में, दूसरा इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टेन स्टेट में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी प्रोडक्ट निकलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वहां पे सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट का आयन होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मोल्टेन NaCl लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मोल्टेन NaCl लेंगे, यहाँ पे Na+ आयन रहेगा, Cl- आयन रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, लेकिन अब हमने अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaCl+ वाटर, तो यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे भी NaCl में Na+ Cl- प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें से कोई एक जैसे पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक जाके ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक जाके रिड्यूस होगा। ओके, ये इतना इजी तब होता है जब हम उसको मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, लेकिन जब हम क्या एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो वहां पे हम वाटर का वहां पे प्रेजेंस है। ओके, और वाटर का प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखो, जो वाटर है वो ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले ओनली आयंस थे, सेकेंड केस में अभी वाटर भी प्रेजेंट है, तो उसमें से भी प्रोडक्ट निकल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब आइदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और ये भी हो सकता है कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके ऊपर बेस करके हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज ओवर पोटेंशियल। ठीक है, ये ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज भी बोला जाता है। ये क्या चीज है, कोई एलिमेंट है। ठीक है, ये कोई एलिमेंट में मेनली ऑक्सीजन जाता है,
उसमें क्या होता है, उस उनका मतलब ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दोज आर फिजिबल, ठीक है, वो रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो रिएक्शन हो सकते हैं थ्योरेटिकली हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जब वो रिएक्शन को हम कैरी आउट करेंगे उस टाइम में उसका जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो उतना इजीली प्रोसीड नहीं करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें बाहर से कुछ इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं होता, हमें वो रिएक्शन कराना पड़ता है। कैसे? पोटेंशियल को इंक्रीज करके, वोल्टेज को इंक्रीज करके, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम करेंगे। मान लो जैसे सपोज हम मार्केट गए हैं, हमारा बजट है कि 1000 में ये सारा चीज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो थियोरेटिकली हमें पता है इसका ये वैल्यू है, उसका ये वैल्यू, ऐसे हो गया। लेकिन जब हम मार्केट गए, हमारा वो काम करे, ठीक है, ये उस टाइम में हमने देखा कि एग्जैक्ट जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 1000 रुपीज में हमारा वो काम हो जाएगा, वो काम हमारा नहीं हुआ। हमें 1000 की जगह 1200 चाहिए, तभी जाके हमारा वो काम बनेगा। ओके, तो जैसा लग रहा था थ्योरेटिकली वैसा हुआ नहीं, प्रैक्टिकली फील्ड में जाके पता चला कि नहीं, इससे नहीं होगा, इसको थोड़ा और चाहिए, ओके, और 200 रुपीज ज्यादा चाहिए। ऐसा ही केस होता है मेनली इन केस ऑफ ऑक्सीजन। जितना पोटेंशियल में उसका काम होना चाहिए, इन जनरल मतलब प्रैक्टिकली वो नहीं होता। प्रैक्टिकली वो होने के लिए हमें बाहर से कुछ पोटेंशियल देना पड़ता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? ओके, तो ये जो रिएक्शंस है ये हमारा फैक्टर्स। और इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो तो ऐसे ही प्रेजेंट है, ओके। हम जब इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तभी वो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ओके। आया समझ में? चलो इसको लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का या फिर मोल्टेन स्टेट में, और देखेंगे वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट निकल है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ठीक है। यहाँ पे NaCl को हम मोल्टेन स्टेट में लिए हैं। हमें पता है कि जब तक सॉलिड में रहता है तो वो आयन तो फ्री नहीं रहता, मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में आता है तो वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो अभी NaCl मोल्टेन स्टेट में है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, और वो किसमें कन्वर्ट होगा, Na+ और Cl- में, ठीक है। Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा, वो भी लिक्विड के स्टेट में ही है, फ्री में है। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, अभी हम ये इलेक्ट्रिसिटी दिए, फिर ये रिएक्शन हुआ। अभी क्या होगा, ये आयंस जो थे मतलब जो आयंस थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद वो मूव करेंगे टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ओके, एट कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, मतलब Na+ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन्स है वो जब इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपना जो चार्ज है उसको वो लूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो Na सॉलिड में कन्वर्ट हुआ वो क्या होगा, वो कैथोड में डिपॉजिट होगा। कोई भी सॉलिड बनेगा तो वो डिपॉजिट होगा ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ओके। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्या रिएक्शन है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। +1 था, 0 आया, ऑक्सीजन नंबर का डिक्रीज हुआ, वो है रिडक्शन।
नेक्स्ट एट एनोड, एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो उसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन क्या है, Cl माइनस, तो वो जब जाएगा एनोड के पास, वहां पे जाके क्या करेगा, हम पहले से पढ़े हुए हैं कि वो लोग डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl माइनस जो है वो Cl प्लस E देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन क्लोरीन जो है वो Cl फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, वो क्या करता है, एक क्लोरीन एटम इसी प्रोसेस से निकले हुए दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके Cl2 बनाता है, ठीक है। दो स्टेप में बनता है, तो पहला जो है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज, ओके, और जो सेकेंड स्टेप में हुआ उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। ऐसा समझ में, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक का रिएक्शन कि क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ओके। फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन जो है वो गैस है, तो वो लिबरेट होगा या इवॉल्व होगा, कहाँ पे, एनोड में, एंड chlorine gas is liberated at N, ओके। तो अगर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ देता है, कुछ पूछता है, तो हम यहाँ पे ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिख के उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। क्वेश्चन में आता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इस चीज का तो क्या प्रोडक्ट हमारा आता है। और ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके ऊपर बाद में जो हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस आएगा। चलो पहले इसको लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl किया, उस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2 कर सकते हैं, मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मोल्टेन स्टेट में हम ले रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही पॉजिटिव आयन है जो जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, एक ही नेगेटिव आयन जाएगा, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है जो जाएगा एनोड के पास, ठीक है। और वो दोनों क्या करेंगे, और अपना चार्ज लूज करेंगे, और अगर सॉलिड निकला तो वो डिपोजिट होगा उस इलेक्ट्रोड पे, और अगर गैस निकला तो वो लिबरेट होगा उस इलेक्ट्रोड पे, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हमने इसके पहले मोल्टेन लिया था तो Na+ और Cl- लिए थे, ओके। अभी क्या करें, अभी NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन हमने बना लिया। तो अभी देखो NaCl जो है वो क्या देगा, Na+ एक्वस स्टेट में, Cl- एक्वस स्टेट में, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कैथोड में फाइनली क्या रिएक्शन होने वाला है, ओके। वहां पे क्योंकि एक आयन था इसलिए पता है कि वो ही कैथोड के पास जाएगा, लेकिन जैसे हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि अगर सॉल्यूशन रहा, एक्वस सॉल्यूशन रहा, वाटर प्रेजेंट रहा, तो वाटर भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, और वाटर का एबिलिटी है कि वो क्या ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाटर का देख लेते हैं। वाटर गिव्स O2 + 4H+
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 था वो 0 में कन्वर्ट हो गया। -2 से 0 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जब वाटर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब ये वाला रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन का E0 का वैल्यू है 1.23 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 1.23 वोल्ट। नेक्स्ट, अगर वाटर रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। अगर वाटर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यही वाला रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये रिएक्शन का E0 का वैल्यू है -0.83 वोल्ट। ठीक है, ये हर जगह पे यूज होगा, तो इसको ऐसे बोर्ड के साइड में रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है, अभी हम ये सब ये E0 वगैरह का वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं देखते हैं। फर्स्ट है पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड में क्या रिएक्शन है जो हो सकता है, जगह का जरूरत पड़ेगा। कैथोड में क्या रिएक्शन है जो हो सकता है। कैथोड के पास, कैथोड में पहला चीज, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट है कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ से Na+ जा सकता है। Na+ अगर जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले में हुआ था। ये एक रिएक्शन है जो कैथोड में हो सकता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, सेकेंड रिएक्शन है कि वाटर जो है वो भी रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वाटर अगर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला इक्वेशन देगा, क्या है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट, इसका जो E0 का वैल्यू है वो है 2.71 वोल्ट सोडियम का, इसका हमने लिखा हुआ है -0.83 वोल्ट। तो यहाँ पे E0 वैल्यू का लिखने का मतलब क्या है, देखो अगर दो दावेदार है किसी एक चीज के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे दो दावेदार है, अगर एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो तो Na+ जो है वो भी रिड्यूस हो सकता है, वाटर जो है वो भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका कुछ कैपेसिटी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो हमें ये करना है कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चेक करना है, क्योंकि रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, ओके, वो अगर हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस केस में वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे रुको, ये माइनस है, ठीक है, -2.71, तो वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, -2.71 Na+ का है, -0.83 वाटर का है, तो किसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वाटर का। ओके, तो यही वाला जो रिएक्शन है वो कैथोड में होगा। ऐसा समझ में हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कंपेयर करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस होगा। दोनों है, दोनों में से ज्यादा है किसका, वाटर का, इसलिए वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें हाइड्रोजन एज ए प्रोडक्ट निकल रहा है।
क्योंकि अगर OH माइनस निकलेगा तो वो क्या होगा, वो तो वाटर में ही रह जाएगा, ठीक है ना, तो H2 गैस निकलेगा। ओके, नेक्स्ट एट, ये है पॉसिबल रिएक्शन, उस तरह लिखेंगे पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। एनोड में हमें पता है कि ऑक्सीडेशन ही होता है, तो क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं। एक है क्योंकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके पास नेगेटिव आयन जो है जाएगा। नेगेटिव आयन कौन है, Cl माइनस है, ठीक है। Cl माइनस गिव्स Ca+ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था वो स्टेबल नहीं होता, Cl2 फॉर्म में जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2Cl माइनस, ठीक है, और 2Cl नहीं होगा, Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, अभी वाटर में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाले रिएक्शन को हम लेंगे, ठीक है। 2H2O gives O2 प्लस क्या 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, आया समझ में। तो एनोड में ये दो रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी फिर E नॉट वैल्यू देखेंगे। E नॉट वैल्यू है 1.36 वोल्ट पर क्लोरीन, ठीक है, और वाटर का तो हम लिखे हुए हैं, कितना है, सॉरी ऊपर वाला था ना, 1.23 वोल्ट। ओके, तो ये है पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड। तो ये कैथोड का चीज समझ में आया। अभी एनोड का देखेंगे। कैथोड में रिडक्शन होता है, इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वही रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, मैंने यहाँ पे E नॉट जो लिखा है वही रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू लिखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमें डायरेक्टली रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देता है। ओके, हाँ, ये अलग बात है कि हम उसके पहले माइनस लगा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इतना काम हम क्यों करेंगे, हम कोई भी एक चीज को दिमाग में रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर किसी का कंपेयर करेंगे, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है ना, तो जहां जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा वही हमारा क्या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लिख लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने से रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने से वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि किसका क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो ये है 1.36 वोल्ट, यह है 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, कम किसका है, इसका है, इसका मतलब वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा थियोरेटिकल चीज है जो कि उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, लेकिन जो है प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं तभी वो चीज नहीं होता। तब क्या होता है, ये क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। कैसे पार्टिसिपेट करेगा, देखो यहाँ पे ओवर पोटेंशियल जो हम पढ़े थे वो चीज आता है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वो क्या चीज है, जैसे हमने कहा था कि थियोरेटिकली अगर 1.23 वोल्ट मिलेगा उसका कैपेसिटी है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली रिएक्शन हो रहा है उस टाइम में इतने से काम नहीं बन रहा है,
ओके, इसलिए क्या होता है, ये कौन से केस में होगा, पहला है ऑक्सीजन के केस में हो सकता है, सेकंड है तब होगा अगर दूसरा जो दावेदार है, ठीक है, वो और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डिफरेंस कम रहेगा। अभी यहाँ देखो -2.71 -0.83 बहुत लार्ज डिफरेंस है, यहाँ पे 1.36 1.23 कम डिफरेंस है। क्योंकि कम डिफरेंस है और हमें ऑक्सीजन से काम निकालने के लिए बाहर से उसको क्या वोल्टेज देना पड़ेगा, इसके बीच में क्लोरीन जो है वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली उसका वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल का उससे ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन को ज्यादा चाहिए होता है वोल्टेज, इसलिए क्लोरीन जो है वो क्या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है और क्लोरीन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ओके। तो फाइनली हमारा क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन पार्टिसिपेट्स इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज है ये हो गया हमारा किसका, कैथोड का रिएक्शन, ये हो गया हमारा एनोड का रिएक्शन। फाइनली हमें सेल रिएक्शन भी निकालना होता है, ठीक है। तो पहले इसका पॉज करके ये रिएक्शन लिख लो, फिर इसको मिटा के हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। लिख लो, हो गया, देखो अभी वो पॉसिबल रिएक्शन था, अभी हमें पता चल गया कि यही रिएक्शन कैथोड में होगा। एट कैथोड ये रिएक्शन होगा, एट एनोड ये रिएक्शन होगा। अभी अगर दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या करना है, हमें सेल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। सेल रिएक्शन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2 H2O प्लस 2 Cl माइनस गिव्स H2 प्लस Cl2 प्लस 2 OH माइनस। ये हमारा फाइनल सेल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन कैथोड में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, एनोड में क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ओके, आया समझ में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद रहता है तो ठीक है, उसको लिख लेना। अगर वैल्यू याद नहीं रहता तो आप डायरेक्टली लिख लेना कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। किसका, यहाँ पे वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सोडियम से ज्यादा है, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में किसका ज्यादा है किसका कम है, उसको भी लिख सकते हो अगर याद नहीं रहता है। अगर याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। अच्छा, एक चीज को हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दिख रहा है ना, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में वाटर जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है उसके ऊपर बेस्ड करके बोल रहे हैं कि ये सब अगर मेटल्स जो है ये अगर रह रहे हैं हमारे सोल्यूशन में तो उस केस में वाटर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वाटर का ये मेटल से ज्यादा होता है। तो अगर ये मेटल है तो उस केस में ये रिड्यूस नहीं होंगे। कौन रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ copper sulfate solution using inert platinum electrode। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या लिए हैं? कॉपर सल्फेट वाटर में डिजोल्व होगा, क्या बनाएगा? Cu+2 प्लस SO4 -2। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन मतलब कॉपर आयन। सो सॉरी Cu+2 aqueous plus 2 electron gives Cu solid। ओके, नेक्स्ट इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। ये तो याद ही रह गया होगा, हम कॉपर का जिंक का बहुत कर चुके हैं। ठीक है, 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट वाटर है, तो वाटर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। रिडक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन लेंगे? ये वाला 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। और ये रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है? E0 का -0.834। ठीक है, तो अभी कॉपर रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर वाटर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे E0 का वैल्यू 0.34 है, यहाँ पे -0.83 है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने से रिडक्शन होगा। किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो कैथोड में कॉपर का रिएक्शन होगा। ठीक है, और कॉपर जो है वो डिपोजिट होगा। नेक्स्ट पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन आएगा? नेगेटिव आयन आएगा। SO4 -2 गिव्स, यहाँ पे 2SO4 जाता है, गिव्स H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। E0 का वैल्यू है 1.96 वोल्ट। ओके, ये सल्फेट का था, H2O8 -2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वाटर पार्टिसिपेट करता है। वाटर ऑक्सीडेशन करेगा तो ये वाला रिएक्शन देगा 2H2O gives O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E0 का वैल्यू 1.23 वोल्ट। ओके, अभी क्या करना है? कौन सा रिएक्शन होगा? लेसर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन। लेसर वैल्यू किसका है? वाटर का है, तो यहाँ पे वाटर का रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन जो है वो इक्वल होगा। ओके, आया समझ में? इसको लिख लो या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले। हियर कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड O2 is liberated at anode। ठीक है, आया समझ में?
इसको लिख लो, फिर हम इसका सेम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। हो गया। तो अभी एट कैथोड अभी कॉन्फर्म है कि यही रिएक्शन कैथोड में होगा, ठीक है। Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। यहाँ पे एट एनोड 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल होने के लिए ये वाला रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गया, कैंसिल हो गया। रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे 2Cu+2 + 2H2O गिव्स 2Cu + O2 + 4H+। ये है हमारा फाइनल सेल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे समझ में, ये है हमारा सेल रिएक्शन। देखो ये सेल रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है कैथोड में, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एनोड में, और जो H+ निकल रहा है वो क्या होगा, वो सोल्यूशन में रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर बेस्ड करके, क्योंकि H+ ले रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में व्हाट विल बी द चेंज इन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। चेंज इन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, लिख लेना, क्योंकि H+ फाइनल सॉल्यूशन में आ रहा है, सो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि पीएच क्या होगा, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है मतलब पीएच जो है वो डिक्रीज करेगा, ओके। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्लियर। लिखो इसको, हो गया, मिटाते हैं अभी। नेक्स्ट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग अटैकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले जो वाला किए थे उसमें क्या ले रहे थे, नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड लिए थे प्लैटिनम का। यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोड है किसका, कॉपर का, ओके। कॉपर सल्फेट है, क्या देगा, Cu+2 + SO4 - 2 एक्वेशन में, ओके। नेक्स्ट एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड में रिडक्शन होगा और यहाँ पे कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन चला आया कौन, Cu+2, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हुआ, मतलब एट कैथोड, ठीक है। ये हो गया कॉपर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0.34 वोल्ट, जो इसके पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। कॉपर हो गया, वाटर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वाटर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2OH-। इसका E0 का वैल्यू है 0 - 0.834, ठीक है।
तो देखो ये हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं, हमें पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, वाटर का है -0.83 वोल्ट। तो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है? कॉपर का। तो कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, जो जैसे इसके पहले वाले में भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इंपोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है एट एनोड। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कौन आएगा? हमारा जो भी है नेगेटिव आयन वो आएगा। कौन है? जो वहां पे लिखे थे वही लिखेंगे। 2SO4 - 2 gives H2OH - 2। ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना था? 1.96 वोल्ट। ओके, और कौन ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है? वाटर। ये वाला रिएक्शन होगा 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। E नॉट वैल्यू 1.23 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये वही रिएक्शन है जो हमने वहां पे लिखा था जब हमने इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ था। ओके, अभी हमने क्या किया है? अटैकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। उस केस में क्या होगा? अभी कॉपर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो भी चाहेगा कि मैं भी कैसे ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो कॉपर जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कॉपर अगर है इलेक्ट्रोड में है तो Cu फॉर्म में है, तो वो Cu से Cu+2 बन सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी 3 दावेदार है, पहले 2 हुआ करते थे, अभी 3 है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेसर होगा। किसका लेसर है? तीनों में से कॉपर का। ओके, तो फाइनली हमारा जो रिएक्शन होता है वहां पे एनोड में कॉपर जो है वही Cu+2 और में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, इसका मतलब ये है कि कैथोड में क्या है? कॉपर जो है वो डिपोजिट हो रहा है, एनोड में Cu+2 आयन जो है वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, पहले इसको लिख लो, फिर इसको मिटा के सेल रिएक्शन लिखते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, हो गया? ओके, ये है हमारा एनोड का रिएक्शन, ये है कैथोड का रिएक्शन। एट एनोड यही रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी देखो दोनों को हमें ऐड करना है। ऑपोजिट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या है यहाँ पे सोल्यूशन में? Cu plus Cu+2 gives Cu+2 plus। अभी ये पूछ सकते हो कि इस चीज का मतलब क्या रहा कि कॉपर जो है वही हमारा क्या डिपोजिट हो रहा है, Cu+2 आयन जो है वही हमारा लिबरेट हो रहा है। तो ये क्या चीज है? ठीक है, ये वो चीज है जिसमें हम क्या करते हैं ना, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करके इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? देखो, इनमें से कौन सा, कैसे सोचोगे, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसमें कॉपर डिपोजिट हो रहा है? जिसमें कॉपर डिपोजिट हो रहा है मतलब उससे हमें प्योर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है? कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है? कैथोड में, मतलब कैथोड में हमें प्योर मिलेगा। तो कैथोड में हम क्या करते हैं? कैथोड में प्योर कॉपर लेते हैं। ओके, जिस इलेक्ट्रोड में
कॉपर का जो है हमारा क्या कॉपर रॉड है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो भी है, जिसमें से Cu+2 आयन आपके सोल्यूशन में घुल रहा है। मतलब यहाँ से आयन एटम जो है वो आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में अंदर आ रहे हैं, वह उसको हमें क्या लेना है, इम्प्योर लेना है। अगर इम्प्योर लेंगे आयन सोल्यूशन में आएगा, फिर वही आयन जाके क्या डिपोजिट होगा प्योर फॉर्म में। मतलब जो इलेक्ट्रोड से कॉपर Cu+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, सोल्यूशन के अंदर जा रहा है, उसको हमें इम्प्योर लेना है। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एनोड में। सो यहाँ पे एनोड में हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जो है वो करते हैं। ठीक है, ऐसा में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसको। हो गया, तो मिटाते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, जो एक्वस NaCl सोल्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अभी किए हैं क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग अटैकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें एक रिलेटिव आइडिया चाहिए कौन है जो वाटर के ऊपर रह रहा है, कौन है जो नीचे रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, और पहले क्या पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हुआ था। तो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या है डिफरेंस, पहला चीज क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, P1 में यहाँ पे केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक में सेल में क्या होता है, हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में कैथोड कौन है, एनोड कौन है। यहाँ पे कैथोड है क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे कैथोड क्या है, कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें नहीं चाहिए, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, खुद से होते हैं, हमें उससे इनिशिएट करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, हम पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, फिर वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप नहीं हो रहा है रिएक्शन, हम उसको बाहर से इनिशिएट कर रहे हैं, तो दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस। चलो लिख लो इसको। हो गया।
अच्छा, हम यहाँ पे ना और एक चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा रहेगा, एनोड में, और एनोड से कैथोड जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन है, कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, कैथोड से एनोड जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन अपने आप तो मूव नहीं करता है ना, कब होता है, जब हम उसको बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ठीक है। ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम देते हैं, तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकलता है, फिर टुवर्ड्स एनोड जाता है। ओके, हो गया। तो यहाँ पे हम आज का क्लास जो है वो भी खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।